जब भी हम गांधी का नाम सुनते हैं तो जहन में एक ही तस्वीर आती है ना? वो धोती पहने, हाथ में लाठी लिए एक महात्मा की। लेकिन इस महात्मा के पीछे एक नौजवान भी तो था, मोहनदास। तो आज हम उसी मोहनदास की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, महात्मा बनने से बहुत पहले की कहानी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पोरबंदर का एक साधारण सा नौजवान जो दुनिया के दूसरे कोने में अपनी पहचान बनाने निकला था, वो इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक कैसे बन गया। चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत ही आम थी। ये कहानी है उन दो मूल्यों की जिन्होंने उनके पूरे कैरेक्टर की नींव रखी, सत्य और संयम। बात है 2 अक्टूबर 1869 की। जगह गुजरात का एक छोटा सा तटीय शहर पोरबंदर। यहीं पर मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। ये उनकी शुरुआती दुनिया थी, जो हमारी आपकी तरह ही परंपराओं और आध्यात्मिकता से भरी हुई थी। कहते हैं ना कि किसी भी इंसान का किरदार उसके बचपन के अनुभव बनाते हैं। मोहनदास के लिए ये 3 बातें बहुत अहम थीं। एक, उनकी माँ पुतलीबाई, जो बहुत ही आध्यात्मिक थीं। दूसरे, उनके पिता करमचंद गांधी, जो पोरबंदर के दीवान थे और अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। और तीसरा था एक नाटक, जिसने उनके दिमाग पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। वो नाटक था सत्यवादी हरिश्चंद्र। ये उनके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक तरह की प्रेरणा बन गई। यहीं से उनके मन में सच के लिए एक अटूट विश्वास की, कह सकते हैं कि पहली चिंगारी जली। और ये वो सिद्धांत था जो जिंदगी भर उनके साथ रहा। और अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। पोरबंदर की जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर एक नौजवान एक बिल्कुल ही नई दुनिया की तरफ निकल पड़ता है, लंदन की ओर एक यात्रा। और ये बदलाव देखे कितनी तेजी से हुआ। 1888 में सिर्फ 19 साल की उम्र में वो कानून की पढ़ाई के लिए लंदन रवाना हो गए। और केवल 3 साल बाद 1891 तक वो एक बैरिस्टर बन भी चुके थे। जरा इस फर्क को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ पोरबंदर की पारंपरिक और आध्यात्मिक दुनिया, और दूसरी तरफ लंदन, जो उस वक्त पश्चिमी और बौद्धिक विचारों का गढ़ था। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये तो एक पूरी तरह से नई दुनिया में खुद को ढूंढने जैसा था। अब लंदन की उस चकाचौंध में खो जाना बहुत आसान था। कई बार उन्हें खुद पर शक भी हुआ। लेकिन गांधी ने एक अलग ही रास्ता चुना, और यहीं से शुरू हुआ उनकी पहचान की खोज का सफर। वहां पर वो शाकाहार आंदोलन यानी कि वेजिटेरियन मूवमेंट से जुड़े। और ये उनके लिए सिर्फ खाने की आदत नहीं थी, नहीं, असल में ये किसी सामाजिक मुद्दे पर एक कॉज के लिए ऑर्गेनाइज होने का उनका पहला अनुभव था। इसी आंदोलन ने उन्हें भारत के बाहर अपना पहला इंटेलेक्चुअल सर्कल दिया, जहां उन्होंने अपने विचारों को रखना और उन पर टिके रहना सीखा। और सबसे दिलचस्प बात यही है कि वो उस वेस्टर्न कल्चर के बीच रहकर अपनी पहचान भूले नहीं, बल्कि उन्होंने उसे और मजबूती से परिभाषित किया, उसे डिफाइन किया। उन्होंने अपने भारतीय मूल्यों और सिद्धांतों को और भी गहराई से समझा। तो अब तक के इन सारे अनुभवों को जरा एक साथ जोड़कर देखते हैं। बचपन की सीख, लंदन का वो संघर्ष और खुद की खोज, ये सब मिलकर एक ऐसी विचारधारा को जन्म दे रहे थे जो आगे चलकर दुनिया को बदलने वाली थी। तो देखिए, उनकी पूरी विचारधारा इन्हीं 4 पिलर्स पर बनी। पहला, माँ से मिले संयम के संस्कार। दूसरा, बचपन के उस नाटक से मिली सत्य की प्रेरणा। तीसरा, लंदन में जो बौद्धिक और कानूनी ट्रेनिंग मिली वो। और चौथा, शाकाहार आंदोलन से मिली सामाजिक सक्रियता की राह। इन सब ने मिलकर उस दर्शन की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। जब भी महात्मा गांधी का नाम आता है तो जहन में सीधा भारत का स्वतंत्रता संग्राम आता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गांधी को हम और आप जानते हैं, उनका असली जन्म भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर हुआ था। चलिए, आज उसी कहानी को समझते हैं कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में बिताए 21 सालों ने एक आम वकील मोहनदास को महात्मा बना दिया। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक वकील महात्मा बना कैसे? वो कौन सी घटनाएं थीं, कौन से अनुभव थे जिन्होंने एक सामान्य इंसान को अहिंसक प्रतिरोध का दुनिया का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया? ये उनकी, कह सकते हैं, एक तरह से ओरिजिन स्टोरी है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है,
एक ऐसा पल जो कहानी के हीरो की जिंदगी की दिशा ही बदल देता है। और गांधी की कहानी में ये मोड़ किसी बड़ी जीत से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे अपमान से आया। एक ऐसी घटना जिसने उनके अंदर कुछ जगा दिया। साल था 1893 और जगह थी दक्षिण अफ्रीका का पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन। यहाँ एक नौजवान भारतीय वकील, जो अपने करियर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था, एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये ट्रेन यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह की नहीं, बल्कि उसकी अपनी पहचान और उसके भविष्य के मिशन की यात्रा बनने वाली थी। सोचिए, गांधी के पास फर्स्ट क्लास का वैलिड टिकट था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनकी त्वचा का रंग भारतीय था, उन्हें जबरदस्ती डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। उस सर्द रात में स्टेशन पर अकेले बैठे हुए उन्होंने जो महसूस किया, वो सिर्फ एक व्यक्तिगत बेइज्जती नहीं थी, नहीं, वो अन्याय के एक पूरे सिस्टम के खिलाफ उनके राजनीतिक जागरण की पहली चिंगारी थी। अब इस जबरदस्त अन्याय के जवाब में गांधी ने तुरंत कोई विरोध प्रदर्शन या मार्च नहीं किया। नहीं, उनका पहला कदम कई ज्यादा सोचा समझा और दूर की सोच वाला था। उन्होंने ये समझा कि अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। बदलाव लाने के लिए पहले एक कम्युनिटी को, एक समुदाय को इकट्ठा करना होगा, उन्हें एक आवाज देनी होगी। और ये स्लाइड देखिए, ये टाइमलाइन उनके काम के विकास को दिखाती है। सबसे पहले 1894 में उन्होंने भारतीय मजदूरों और व्यापारियों को एक मंच देने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई। फिर एक दशक बाद 1904 में फीनिक्स आश्रम और फिर 1910 में टोल्स्टॉय फार्म बनाया। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये तो एक तरह की प्रयोगशालाएं थीं, लैब्स, जहां सत्य, सादगी और आत्मनिर्भरता पर आधारित एक नई जीवन शैली को जिया जा रहा था। तो अब देखिए, एक संगठित समुदाय तैयार था और जीने का एक नया दर्शन भी। अब इन दोनों को मिलाकर गांधी अन्याय से लड़ने के लिए एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी हथियार बनाने के लिए तैयार थे। और यहीं से जन्म हुआ सत्याग्रह का। पर इस नए हथियार की जरूरत पड़ी क्यों? वो इसलिए क्योंकि 1906 में सरकार एक ऐसा कानून ले आई जो खास तौर पर भारतीयों को अपमानित करने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत उन्हें अपनी उंगलियों के निशान रजिस्टर कराने पड़ते और हर वक्त एक आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ रखना पड़ता। मतलब ये सीधे सीधे उनके आत्मसम्मान पर हमला था। और इसी अपमानजनक कानून के जवाब में जोहान्सबर्ग में गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ कोई प्रोटेस्ट नहीं था, ये था सत्य बल। मतलब एक ऐसा विचार कि आप बिना हिंसा के, सिर्फ सच और नैतिकता के दम पर एक बहुत शक्तिशाली सरकार को भी झुका सकते हैं। ये दुनिया के लिए एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। तो आप थ्योरी तो तैयार थी, हथियार भी तैयार था। अब वक्त था उसे बड़े पैमाने पर आजमाने का, सिर्फ एक छोटे ग्रुप के साथ नहीं, बल्कि हजारों लोगों के साथ। ये देखने का समय था कि क्या सत्याग्रह की ये ताकत सच में जमीन पर कोई बदलाव ला सकती है। और ये मौका आया 1913 में। ये आंदोलन सिर्फ एक कानून के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये नेटाल और ट्रांसवाल की खदानों में काम करने वाले मजदूरों के बुनियादी हकों के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष था। ये सत्याग्रह का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और इस आंदोलन की सबसे खास बात पता है क्या थी? ये कि इसने समाज के हर वर्ग को एक साथ ला खड़ा किया। और सबसे जरूरी बात, इसमें भारतीय महिलाओं ने जिस तरह से हिस्सा लिया वो अभूतपूर्व था। उन्होंने मार्च किया, वे जेल गईं और संघर्ष को लीड भी किया। इसने आंदोलन को एक ऐसी नैतिक शक्ति दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सत्याग्रह, लोगों को संगठित करना, कम्युनिटी लिविंग, महिलाओं की भागीदारी, ये सभी रणनीतियां, ये सभी विचार दक्षिण अफ्रीका की प्रयोगशाला में ही तैयार हुए और परखे गए थे। यही वो मजबूत नींव थी जिस पर आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विशाल इमारत खड़ी हुई। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। दक्षिण अफ्रीका गांधी के जीवन का सिर्फ एक चैप्टर नहीं था, ये वो भट्टी थी जिसमें एक साधारण वकील तबकर महात्मा बना। तो सवाल ये उठता है, नमस्कार, आज बात करते हैं मोहनदास गांधी की और कैसे वो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के कुछ ही सालों में पूरे भारत के महात्मा बन गए। ये कहानी है एक सच्चे जन नेता के बनने की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक अकेला इंसान और उसने सिर्फ कुछ ही सालों में पूरे देश की सोच को, कह सकते हैं, झकझोर कर रख दिया। चलिए इसी को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1915 से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अपने प्रयोगों में काफी सफल रहे थे और उसके बाद वो बंबई पहुंचे
और सच पूछिए तो उनके आने के साथ ही भारत के इतिहास का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो गया। अब भारत तो पहुंच गए, लेकिन आते ही उनके पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एक बहुत जरूरी सलाह दी, और यही सलाह गांधी जी के आगे के सारे कदमों की एक तरह से कहें तो बुनियाद बनने वाली थी। गोखले की सलाह देखिए, बिल्कुल सीधी और साफ थी। पहली बात, पूरे देश का दौरा करो, और दूसरी, कोई भी पॉलिटिकल एक्शन लेने से पहले यहाँ के लोगों की असल दिक्कतों को, उनकी परेशानियों को गहराई से समझो। बस इसी एक स्ट्रैटेजी ने गांधी जी के पूरे अप्रोच को शेप दिया। और गांधी जी ने इस सलाह को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने अपना शुरू का पूरा वक्त देश की जमीनी हकीकत को समझने में लगा दिया। वो बस एक ऑब्जर्वर की तरह, एक दर्शक की तरह सब कुछ देख रहे थे, सीख रहे थे। फिर आया साल 1916 और उन्होंने लखनऊ कांग्रेस सेशन में हिस्सा लिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि यहीं से गांधी ने कांग्रेस की पूरी दिशा बदलने का काम शुरू किया। उनका मकसद साफ था, कांग्रेस को सिर्फ वकीलों और पढ़े लिखे एलीट लोगों की पार्टी नहीं रहने देना है, बल्कि इसे देश की आम जनता का संगठन बनाना है। तो देश को समझने का काम तो हो गया, अब बारी थी एक्शन की। गांधी जी ने अपने जो यूनिक तरीके थे उन्हें भारत के लोकल स्ट्रगल्स में आजमाना शुरू किया। और उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? सत्याग्रह, मतलब सत्य की ताकत या आत्मा की शक्ति। सामाजिक हो या राजनीतिक, किसी भी बदलाव को लाने के लिए यही उनका सबसे बड़ा टूल था। तो अगले कुछ ही सालों में उन्होंने एक के बाद एक 3 बहुत अहम लोकल मूवमेंट्स को लीड किया, और इन्हीं मूवमेंट्स ने उनकी पहचान बनाई, उन्हें मोमेंटम दिया। कौन कौन से? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो सबसे पहला टेस्ट हुआ बिहार के चंपारण में। वहां प्रॉब्लम ये थी कि जो अंग्रेज बागान मालिक थे वो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, बहुत जुल्म होता था। यहीं पर गांधी जी ने भारत में अपना पहला ऑर्गेनाइज सत्याग्रह लॉन्च किया। और जानते हैं इस पूरे आंदोलन की शुरुआत किसने की? एक आम किसान ने, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वही गांधी जी को चंपारण लेकर आए। इससे पता चलता है कि ये मूवमेंट कितना ज्यादा ग्रासरूट लेवल का था। तो नतीजा क्या निकला? जबरदस्त कामयाबी। ब्रिटिश अधिकारियों को आखिरकार झुकना ही पड़ा और किसानों को उस जुल्म भरी व्यवस्था से छुटकारा मिला, और यहीं से एक तरह से जीत का एक पैटर्न सेट हो गया। चंपारण के बाद अब लड़ाई का मैदान बदला। जगह थी अहमदाबाद। यहां मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच सैलरी को लेकर झगड़ा था, और इस बार गांधी जी ने एक बिल्कुल नया हथियार इस्तेमाल किया, अपना पहला अनशन यानी भूख हड़ताल। और यहां एक और दिलचस्प बात हुई। गांधी जी के साथ एक तरफ अनसुईया साराभाई जैसी सोशल वर्कर थीं, तो दूसरे तरफ अंबालाल साराभाई जैसे बड़े मिल मालिक भी बातचीत में शामिल थे। इससे ये पता चलता है कि गांधी जी में समाज के बिल्कुल अलग अलग, यहां तक कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े तबकों को भी एक साथ लाने की कमाल की काबिलियत थी। इसके बाद आया तीसरा बड़ा संघर्ष, गुजरात के खेड़ा में। हुआ ये कि वहां भयंकर अकाल पड़ा था, फसलें बर्बाद हो गई थीं, लेकिन सरकार थी कि पूरा टैक्स वसूलने पर अड़ी हुई थी। तब गांधी जी ने किसानों को इकट्ठा किया और टैक्स न देने के लिए ऑर्गेनाइज किया। खेड़ा आंदोलन एक और वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहीं पर देश को भविष्य का एक बहुत बड़ा लीडर मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो इसी संघर्ष के दौरान गांधी जी के सबसे खास और जिंदगी भर के साथियों में से एक बने। और हां, खेड़ा का नतीजा भी कामयाब रहा। सरकार को आखिरकार समझौता करना ही पड़ा और किसानों को टैक्स में राहत दे दी गई। इस जीत ने सत्याग्रह के असर को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इन 3 जीतों का ओवरऑल इंपैक्ट क्या हुआ? इन सब ने मिलकर गांधी जी को एक सच्चे जननेता के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। देखिए, ये तीनों लड़ाइयां सिर्फ लोकल लेवल पर मिली जीतें नहीं थीं। इनके जरिए गांधी जी ने भारतीय समाज के अलग अलग सेक्शंस को, किसानों को, मजदूरों को, आम लोगों को पहली बार एक नेशनल कॉज के लिए एक साथ जोड़ा था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ 3 अलग अलग इवेंट्स नहीं थे, नहीं, बल्कि ये वो मजबूत बुनियाद थी जिस पर गांधी जी के एक नेशन वाइड मास लीडर बनने का पूरा सफर टिका हुआ था। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि ये जो छोटी छोटी रीजनल लेवल की जीतें थीं, ये आखिर कैसे एक इतने बड़े नेशनल मूवमेंट की नींव बन गई। यही नमस्कार। ये सोचना भी कितना कमाल का है कि कैसे एक अकेला इंसान
करोड़ों लोगों की कलेक्टिव पावर को जगा सकता है। आज हम 1919 से 1942 के उस दौर को समझेंगे जब महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक आम आदमी का आंदोलन बना दिया। तो सवाल यही है कि आखिर वो क्या था जिसने एक व्यक्ति को इतनी ताकत दी कि वो पूरे देश की सोई हुई शक्ति को जगा सका। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत के पहले राष्ट्रव्यापी आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। ये सिर्फ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म का एक जोरदार जवाब था। तो चिंगारी कहाँ से लगी? वो थी 1919 का रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा काला कानून था जो अंग्रेजों को किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए सीधे जेल में डालने का हक देता था। मतलब हमारे बुनियादी अधिकार ही छीन लिए गए थे। जाहिर है पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। और इसी गुस्से की आग में घी का काम किया जलियांवाला बाग नरसंहार ने। इस भयानक घटना ने तो जैसे पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। अब एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए जमीन पूरी तरह तैयार थी। इस माहौल में गांधी जी ने एक रास्ता दिखाया, 1920 का असहयोग आंदोलन। रणनीति बहुत सीधी थी लेकिन बहुत असरदार। विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, सरकारी नौकरियां छोड़ दो, सरकारी स्कूल कॉलेज से बच्चों को निकाल लो। और इस लड़ाई में खिलाफत आंदोलन के नेता जैसे अली बंधु और मौलाना आजाद भी साथ आए, जिससे ये आंदोलन और भी मजबूत हो गया। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई और गांधी जी ने अचानक पूरा आंदोलन वापस ले लिया। ये एक बहुत बहुत मुश्किल फैसला था, पर यह साफ दिखाता है कि उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत किसी भी जीत हार से कहीं ज्यादा बड़ा था। आंदोलन भले ही थम गया था, लेकिन आजादी की लड़ाई नहीं। अब फोकस बदला। अब तैयारी थी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की। कांग्रेस को बड़े बड़े शहरों और पढ़े लिखे लोगों की पार्टी से निकालकर आम जनता की पार्टी बनाने की। तो साल 1924 में बेलगाम में एक बड़ा मोड़ आया। गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और उनका एक ही मिशन था, पार्टी को सीधे जनता से जोड़ना। और इसके लिए उन्होंने दो बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए। पहला, खादी को सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता का सिंबल बना दिया। और दूसरा, कांग्रेस की मेंबरशिप फीस इतनी कम कर दी कि कोई गरीब से गरीब किसान भी उसका हिस्सा बन सके। ये सच में कांग्रेस को जनता की पार्टी बनाने की शुरुआत थी। अब हम आते हैं अगले बड़े पड़ाव पर, एक ऐसा संघर्ष जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी, नमक सत्याग्रह। सोचिए, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि कोई भी भारतीय न तो नमक बना सकता है और न ही बेच सकता है। वही नमक जो हर घर की, हर इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है। ये एक ऐसा अन्याय था जो हर किसी को सीधे सीधे चुभता था। और इसी अन्याय के खिलाफ 1930 में शुरू हुआ ऐतिहासिक दांडी मार्च। साबरमती आश्रम से गांधी जी के साथ सिर्फ 78 लोग निकले थे, लेकिन 390 किलोमीटर का सफर तय करके जब वो दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे तो उनके पीछे पूरा देश खड़ा था। ये अहिंसा की वो ताकत थी जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। तो इस इतने बड़े जन आंदोलन का असर क्या हुआ? इसका असर सीधे सीधे राजनीति पर पड़ा। 1931 में हुआ गांधी-इरविन समझौता, जिसके बाद गांधी जी लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की आवाज बने। और फिर 1932 में हुआ पूना पैक्ट, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच दलितों को आरक्षण देने पर एक अहम सहमति थी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जो सबसे निर्णायक था। ये आज़ादी के लिए आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई का ऐलान था। साल था 1942। जगह थी मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। यहीं से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। और यहीं से वो नारा गूंजा जिसने इतिहास बदल दिया, करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी ने नारा तो दे दिया, लेकिन अंग्रेजों ने फौरन सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। पर तब अरुणा आसफ अली और जयप्रकाश नारायण जैसे कई नेताओं ने इस आंदोलन की मशाल को जलाए रखा और इसे आगे बढ़ाया।
तो अगर हम 1919 से 1942 के इस पूरे सफर को देखें तो ये सिर्फ आंदोलनों की कहानी नहीं है, ये भारत की जनशक्ति के जागने की कहानी है। गांधी जी के नेतृत्व में आम लोगों ने अपनी ताकत को पहचाना और इसी ताकत ने भारत की आज़ादी की नींव रखी। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। गांधी जी की अहिंसक जनशक्ति यानी नॉन वायलेंट पीपल्स पावर की ये विचारधारा आज की दुनिया में कितनी प्रासंगिक है, इस पर सोचना वाकई जरूरी है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की, एक ऐसा नाम जिनकी कहानी ही उनका संदेश बन गई। लेकिन उनकी कहानी को समझने का हमारा तरीका थोड़ा अलग होगा। हम शुरुआत करेंगे उनके जीवन के आखिरी दिनों से, ये जानने चलिए कि वो कौन से सिद्धांत थे जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब पूरा देश नफरत की आग में जल रहा था, हर तरफ हिंसा थी, बंटवारे का शोर था, और इस भयानक उथल-पुथल के बीच एक अकेला इंसान शांति का दूत बनकर निकल पड़ता है। तो जैसा कि हमने कहा, कहानी की शुरुआत होगी उनके आखिरी अध्याय से। यह समझना वाकई जरूरी है कि उनकी वो आखिरी यात्रा इतनी अहम क्यों थी और वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने उनके बलिदान की जमीन तैयार की। इसकी शुरुआत होती है नोआखली यात्रा से। साल था 1946-47। भारत के बंटवारे की बात चल रही थी और बंगाल का नोआखली इलाका दंगों से बुरी तरह जल रहा था, और इसी आग को बुझाने के लिए गांधी जी ने ये मुश्किल सफर शुरू किया। और उनका तरीका बिल्कुल अनोखा, ना कोई सेना, ना कोई हथियार, वो तो बस एक वन मैन आर्मी की तरह अकेले ही निकल पड़े थे। सोचिए, पैदल गांव-गांव घूमना, लोगों से सीधे मिलना, और जब कुछ काम ना आए तो हिंसा रोकने के लिए उपवास का सहारा लेना। ये अहिंसा की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन विडंबना देखिए, शांति के इस सबसे बड़े दूत का अंत हिंसा से हुआ। 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कितना बड़ा विरोधाभास है ना? और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर उनकी पूरी जिंदगी का सफर कैसा रहा होगा जिसका अंत ऐसे हुआ। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब हम समय में पीछे चलेंगे और देखेंगे वो पूरा सफर कि कैसे मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने। उनका जीवन सफर कुछ ऐसा था। पोरबंदर में जन्म, फिर पढ़ाई के लिए लंदन, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका जहां उनके संघर्ष की असली शुरुआत हुई, और फिर भारत लौटकर चंपारण से लेकर दांडी तक जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा, और आखिर में दिल्ली जहां शांति के लिए काम करते हुए वो शहीद हो गए। देखिए तो कुछ ही पॉइंट्स में पूरी जिंदगी का सार सिमट गया है। भारत में उनका संघर्ष कई बड़े मोड़ से गुजरा। रॉलेट एक्ट का विरोध हो या फिर खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत, और हाँ, जब चौरी चौरा में हिंसा हुई तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। ये दिखाता है कि अहिंसा उनके लिए कितनी बड़ी चीज थी। फिर गांधी इरविन काट, डॉक्टर अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट, और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जिसने सच में ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। पर गांधी जी सिर्फ एक आज़ादी के सिपाही नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उनके हर राजनीतिक कदम के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, समाज को बदलने का एक साफ विजन था। वो एक बहुत बड़े विचारक और समाज सुधारक भी थे। और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कलम को अपना हथियार बनाया। हिंद स्वराज और उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, ये किताबें तो आज भी लोगों को रास्ता दिखाती हैं। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसे अखबारों के जरिए उन्होंने अपना मैसेज घर घर तक पहुंचाया। देखिए, उनका सपना सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाने तक का नहीं था। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो अंदर से मजबूत हो, जहां कोई भेदभाव न हो। इसीलिए उन्होंने हरिजनों के उत्थान, महिलाओं की शिक्षा, स्वदेशी यानी अपने देश में बनी चीजों को अपनाने, और ग्राम स्वराज मतलब कि गांव अपना शासन खुद चलाएं, इन सब पर बहुत जोर दिया। तो सवाल उठता है कि गांधी जी हमारे लिए पीछे क्या छोड़ गए? शरीर तो चला गया, पर क्या उनके विचार आज भी जिंदा है? चलिए उनकी इसी अमर विरासत पर एक नजर डालते हैं। उनकी एक बात सब कुछ कह देती है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मतलब जो मैं कहता हूं वही मैं करता हूं। उन्होंने जो भी सिद्धांत दिए पहले उन्हें अपनी जिंदगी में जिया। सच कहें तो उनके काम उनके शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार थे। और उनके जीवन के
कह सकते हैं कि दो सबसे बड़े पिलर थे, सत्य और अहिंसा। सत्य यानी सच उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था, और अहिंसा यानी किसी को चोट ना पहुंचाना उस लक्ष्य तक पहुंचने का उनका एकमात्र रास्ता था। वो मानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन दो चीजों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। और जानते हैं, उनकी ये सोच सिर्फ भारत में ही नहीं गूंजी, इसका असर पूरी दुनिया पर हुआ। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, दुनिया के कोने कोने में बड़े बड़े लीडर्स ने बराबरी और इंसाफ की अपनी लड़ाई के लिए गांधी जी के रास्ते से ही प्रेरणा ली। और यहीं पर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। आज की इस तेज रफ्तार और अक्सर हिंसा से भरी दुनिया में गांधी जी के विचारों की क्या जगह है? क्या उनके सिद्धांत आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं, या वो बस इतिहास की किताबों में बंद एक अच्छी याद बनकर रह गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है